गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा जो आज का विषय है वो है विधायी संभाषण। कल इसे हम शुरू कर चुके थे, तो पृष्ठ संख्या 48 निकाल लीजिएगा आप। दूसरा जो पद है, यानी कि आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे, यहाँ से शुरू करेंगे। पेन पेंसिल साथ में रखना। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे, उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते हुए और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, यह दिवाला तो इस देश में हुआ है। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है, जड़ हिल गई है। ठीक है, तो आगे चलिएगा। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा। दिवालिया होना या दिवालिया निकाल देना। दिवालिया निकालने का मतलब है बिल्कुल ही उसे नष्ट कर देना, कंगाल कर देना, कंगाल कर देना। ठीक है, सब कुछ तहस नहस कर देना। तो और दृढ़ता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। दृढ़ता, दृढ़ता होती है मजबूती। तिलांजलि देना, तिलांजलि देने का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, तो आगे चलिएगा। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते हैं। हाकिम, हाकिम होता है शासक। ताल पर नाचना यानी कि इशारे पर चलना। ताल पर नाचने का मतलब क्या होता है? इशारे पर चलना। राजा राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके इशारे में, आपके एक इशारे में प्रलय होती है, प्रलय होती थी। प्रलय होना यानी कि सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देना, सब कुछ नष्ट कर देना, खत्म कर देना। कितने ही राजों को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई। पायमाल होना, पायमाल होने का मतलब होता है खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। स्वाधीनता उड़ गई। बंग देश के सिर पर आर्य रखा गया। आर्य रखना, आर्य रखना कल भी मैंने आपको बता दें, ये पंक्ति वैसे तो हम कर चुके थे लेकिन पुनः इन्हें पढ़ रहे हैं। आर्य रखने का मतलब होता है बांट देना, विभाजित कर देना। इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका। इच्छित पद यानी कि जिस पद की इच्छा होती है। नियत, नियत का मतलब होता है नियुक्त, तय या निर्धारित। ठीक है, और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया, मंजूर होना, स्वीकार हो जाना। उनका रखा है एक आदमी नौकर ने रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। अदना, अदना क्या होता है? एक छोटा सा, जरा सा, मामूली सा जो क्लर्क होता है। ठीक है, नोटिस, नोटिस होता है सूचना देना। अवधि का मतलब होता है समय। अवधि का मतलब क्या होता है? समय। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसे घृणा आती है, इस बात के जान लेने का
इन देशवासियों को अवसर न मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिएगा। काम की ओर ध्यान देना यानी कि उन्हें विशेष ध्यान देना, उस कार्य की ओर अच्छे से उसकी देख रेख करना, अच्छे से उसकी ओर ध्यान रखना। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपया करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना, कान न देने का मतलब होता है ध्यान न देना, और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब कुछ काम किए चले जाना ये शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। केसर, जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट पटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। केसर जार कौन है? केसर जार का मतलब है ये मनमाने शासन चलाने वाले होते हैं, ये रोम के तानाशाही शासक थे। और जार, जार रूस के मनमाने शासकों के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द प्रयोग होता है, यानी कि केसर रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता है। और जार, यह भी जूलियस सीजर से बना हुआ शब्द है जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयुक्त होता है, और ये जो 16वीं सदी से और 1917 तक के लिए प्रयोग हुआ। इस शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया 913 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आगे चलिएगा। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। नादिर शाह, नादिर शाह कौन थे? ये 1688 से 1747, यानी कि कहने का मतलब ये है 1736 से और 1747 तक ईरान के शासक रहे, और अपनी तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्सिया के नाम से भी ये जाने गए। और पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद अब्दाली को नादिर शाह ने आक्रमण के लिए भेजा था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, उसमें नादिर शाह, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था, ये इनकी पहचान है। ठीक है, आगे चलिएगा। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं। ये तो आप एसएस में पढ़कर आए ही हो। बंग वंग 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है, तो उसी के संदर्भ में बताया गया ये लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कि लॉर्ड कर्जन कैसे शासक रहे हैं। ठीक है, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? जी होता है, हृदय। आप विचारिए तो एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ना चाहती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी।
यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेल कर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को देखने की आपकी आंखों की ताब नहीं, आपकी आंखों की ताब नहीं। ताब न होना का मतलब होता है इच्छा ना होना, चाह ना होना किसी चीज की। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद, अगला प्रश्न निकाल लीजिएगा। विपद होता है संकट, मुसीबत, ठीक है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ के नाम के एक स्थान में काटे थे। वहां चौकीदार से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। अभिवादन करना, प्रणाम करना, ठीक है। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। जुदा होना, अलग हो जाना। तू मेरा अन्नदाता है। अपने के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। अन्नदाता होना, पालन करता। अन्नदाता का मतलब क्या होता है? पालन करता। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उस देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? संभाषण होता है भाषण देना, अच्छा भाषण देना कोई, ठीक है। क्या आप कह सकेंगे, ऐ बागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे, अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे, आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है। पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ? प्रसन्ना शैली में छोड़ दिया कि उदारता होता है बड़प्पन। उदारता क्या होती है? बड़प्पन। तो ये जो विदाई संभाषण नामक अध्याय था, ये आपका समाप्त हो चुका। अब इसमें जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं वो देख लीजिएगा। सबसे पहले है, शिव शंभू की दो गायें की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? शिव शंभू की दो गायों के माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं कि भारत के पशु हो या मनुष्य, वे अपने संगी साथियों के साथ हमेशा ही गहरा लगाव रखते हैं। वे आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं, तो फिर भी वो एक दूसरे से बहुत गहरा प्रेम रखते हैं और इस तरह से एक दूसरे से विदा होते समय वे दुख भी अनुभव करते हैं, ठीक है। और लेखक भी यही कहना चाहता है कि विदाई का समय
करुणाजनक अवश्य होता है। विदाई का जो समय होता है वो कैसा होता है? करुणाजनक अवश्य होता है। आगे चलिए। और इस तरह से लेखक ने बताया कि बिछोड़ने के समय वैर भाव, द्वेष भाव सब कुछ छूट जाता है और मन में शांत भाव प्रकट होता है। और इस तरह से हमारे देश में तो पशु पक्षियों को भी बिछोड़ने के समय उदास देखा गया है। अब लेखक ने बताया है कि लॉर्ड कर्जन जैसे क्रूर एवं अन्यायी व्यक्ति के लिए भारतीय जनता सहानुभूति एवं करुणा का भाव रखती है। ठीक है। तो अब आप देखोगे अगर कोई पशु है या पक्षी है वो मर जाता है या किसी से अलग हो जाता है तो आप देखते भी हो कई बार हम पेड़ पौधों पे देखते हैं, अगर कोई पक्षी अपनी जान गंवा बैठता है तो उसके इर्द गिर्द बाकी पक्षी झूम जाते हैं। ऐसे ही पशु जानवर है, अगर कोई उससे अलग हो जाता है उसे बेच देते हैं या कहीं किसी दूसरी जगह बेच देते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो ये तो सभी बातें दी गई है, ये भारत देश की एक अलग से ही रीत है। ठीक है। तो आगे चलिएगा। दूसरा देखिए आप, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया? यहाँ बंगाल विभाजन के ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। लॉर्ड कर्जन ने भारत की नित्य प्रति होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं का समाधान करने के लिए एक कूटनीतिक योजना बनाई थी और इसके अंतर्गत उसने बंगाल क्षेत्र का विभाजन करने की योजना भी बनाई और भारत की जनता लॉर्ड कर्जन के नीच इरादों को बिल्कुल ही समझ चुकी थी और इसलिए बंगाल की 8 करोड़ जनता ने बंगाल के विभाजन का खूब विरोध भी किया। ठीक है। और इस तरह से पूरा भारत इसके विरोध में उठ चुका था और इस घटना से स्वतंत्रता आंदोलन को भी एक तरह से बल मिल चुका था। ठीक है। यानी कि ये जो घटना है ये घटना देश को आजाद कराने की और संकेत करती है। यानी कि ये यहीं से जो ये चिंगारी है, स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी यहीं से शुरू हो गई थी। ठीक है। यहीं से भड़क गई थी। आगे चलिएगा। तीसरा देखिए आप। तीसरा है लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अब लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा कई कारणों से देना पड़ा। वैसे अगर सामान्य तौर पे बताऊं मैं आपको, एक तो बंगाल का एक विभाजन के कारण एक कर्जन ने इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा से नियुक्त कराना चाहा, लेकिन उसकी सिफारिश को उन्होंने अनसुना कर दिया था और इस तरह से उन्होंने दुखी होकर इस्तीफा देने की पेशकश की थी। ठीक है। लेकिन अगर फिर भी विस्तार पूर्वक हम इसका थोड़ा सा और इसे विस्तार पूर्वक लेकर चले तो क्या जाएगा इसका सही उत्तर? लॉर्ड कर्जन बहुत ही घमंडी और अड़ियल किस्म का व्यक्ति था। वह बिना सोचे समझे किसी बात पर अड़ जाया करता था और बंगाल विभाजन की योजना को भी मनमाने ढंग से लागू करने के कारण सारा देश उसके विरुद्ध खड़ा हो गया था। लेकिन लॉर्ड कर्जन की बदनामी हुई और वह इंग्लैंड लौट जाने के बहाने ढूंढने उसने शुरू कर दिए थे। और और भी कारण है कि वो अपनी इच्छा अनुसार फौजी अफसर की नियुक्ति भी करवाना चाहता था, ये भी है। ठीक है। और लेकिन उसकी सिफारिश को अंग्रेज सरकार ने बिल्कुल ही अनसुना कर दिया था। इससे दुखी होकर उसने इस्तीफा देने की धमकी भी दे डाली और उसका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया इंग्लैंड सरकार ने और अंत में बात छोड़कर उन्हें जाना भी पड़ा लॉर्ड कर्जन को। ठीक है। आगे चलिएगा। चौथा देखिए आप, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना हमें। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन को भारत में जैसा मान सम्मान और शान और शौकत प्राप्त हुई थी वैसे उन्हें कहीं नहीं मिली थी। ठीक है। और इस तरह से लेखक लॉर्ड कर्जन को उस स्थिति से अच्छे से परिचित हैं
कि एक समय था जब लॉर्ड कर्जन की और उनकी लेडी की कुर्सी सोने की हुआ करती थी और इस देश के सब रईस उन्हें सलाम किया करते थे। भगवान के बाद इस देश में दूसरा दर्जा उन्हीं का था और इस देश के हाकिम उसकी ताल पर ही नाचा करते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाते ही हाथ बांधकर उनके सामने खड़े हो जाया करते थे और इस तरह से उनके एक इशारे पर प्रलय हो जाया करते थे। लेकिन राजाओं को उन्हें मिट्टी के खिलौने की भांति वो तोड़ डालता था। कितने ही मिट्टी के व काठ के खिलौनों को आप उनकी कृपा दृष्टि के जादू ने बड़े बड़े पदाधिकारी बना दिए थे और बंग देश के सिर पर आ रहे तो लॉर्ड कर्जन ने ही चलाया था, किंतु फौजी अफसर को उनकी इच्छित पद पर नियुक्त न होने पर लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा दे डाला और दुर्भाग्य से इस्तीफा मंजूर भी हो गया था। और उस समय मानो आप आसमान से एकदम कहाँ पर आ गए थे, जमीन पर आ गए। ठीक है। और देखते ही देखते लॉर्ड कर्जन की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि अपनी इच्छा के विरुद्ध वो इंग्लैंड भी नहीं लौट रहे थे। ठीक है। यानी कि इंग्लैंड लौटना चाहते थे। गलती से मैंने आपको गलत बोल दिया क्योंकि वो अपनी इच्छा के विरुद्ध क्या थे, इंग्लैंड लौटना उन्हें पड़ा था। इंग्लैंड लौट गए थे वो। ठीक है। आगे चलिएगा। पांचवा, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया? देखिए, यहाँ लेखक ने जो तीसरी शक्ति बताया है वो तीसरी शक्ति ईश्वर को बताया है। यहाँ लेखक ने सिद्ध करने का भी प्रयास किया है कि न तो लॉर्ड कर्जन की शक्ति सबसे ऊपर की ताकत होती है और ना ही भारतीय जनता की इच्छा शक्ति। इन दोनों से ऊपर है भगवान की इच्छा, जिसके इशारे पर सारी सृष्टि चलती है। यही वह तीसरी ताकत है जिसकी ओर लेखक ने संकेत किया। ठीक है भाई। अब इसमें जो इस पाठ के आसपास से जो अन्य प्रश्नोत्तर आए हैं वो देख लीजिएगा। पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया। शिव शंभू नाम की चर्चा इस पाठ में हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? शिव शंभू बाल मुकुंद गुप्त द्वारा वह नीतियों की पोल भी खोल कर रख देता है। पूरी तरह से सत्य है। इसलिए यह कहना पूरी तरह से सत्य है कि नादिर से बढ़कर आपकी जिद है। क्या आंख बंद करके मन माने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। देखिए, शासन का अर्थ है अच्छा प्रबंध या सुव्यवस्था। यह प्रबंध या व्यवस्था जनता की सुख सुविधाओं के लिए की जाती है, इसलिए उसकी इच्छा अनुसार ही किया जाना चाहिए। उसमें यदि शासक या अधिकारी अपनी मनमानी चलाएंगे तो जनता के हित की हानि होगी। यदि शासक व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे जनता की सहमति लेनी होगी, तभी वह अच्छा शासक सिद्ध होगा। अपनी मनमानी करना व किसी दूसरे की न सुनना शासन नहीं हो सकता। ये थे इस अध्याय से के आसपास से। अब जो परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले लॉर्ड कर्जन की कौन सी नीतियां थी जिसने भारतीय जिनसे भारतीय दुखी थे? लॉर्ड कर्जन निरंकुश शासक की प्रवृत्ति वाले इंसान थे। वे भारत में सुधारों के नाम पर विभिन्न आयोगों का गठन करते थे और हर प्रकार से अंग्रेज अधिकारियों को महत्व देना चाहते थे। वे भारतीय जनता की भलाई के नाम पर सदा अंग्रेजी शासन का भला चाहते थे। वे बहुत जिद्दी और क्रूर व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीयों की प्रार्थना
के बावजूद बंगाल का विभाजन कर डाला और इस तरह से लॉर्ड कर्जन की ऐसी नीतियों से भारतीय बहुत ही दुखी थे। आगे चलिएगा, लेखक ने लॉर्ड कर्जन की तुलना तानाशाह से क्यों की है? लॉर्ड कर्जन अत्यंत कठोर, हृदय और निर्दयी व्यक्ति थे। उसने कभी भारतीय जनता के हित में कोई काम नहीं किया। उसने सदा भारत के लोगों के प्रति अन्याय और अत्याचार किए। इसलिए लेखक ने उसको केसर, जार, नादिर शाह आदि से भी अधिक क्रूर बताया है। रोम के तानाशाह केसर और जार भी जनता के कहने से उसकी बात सुन लेते थे, किंतु लॉर्ड कर्जन के कान पर जूं नहीं रेंगती थी। और इसी पर नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के कहने पर उसने रोक दिया था। इन सबसे ऊपर निरंकुश लॉर्ड कर्जन ने तो करोड़ों की प्रार्थना को ठुकराकर बंगाल विभाजन कर दिया। इसलिए लेखक ने तानाशाह से लॉर्ड कर्जन की तुलना की है। ठीक है, आगे चलिएगा, लॉर्ड कर्जन को किस कारण नीचा देखना पड़ा था? लॉर्ड कर्जन को अपने जिद्दी स्वभाव के कारण नीचा देखना पड़ा। उन्होंने बंगाल का विभाजन करके समूचे भारत को अपना दुश्मन बना लिया था। इसके कारण वे सब की नजरों से गिर गए थे और इंग्लैंड में छोटी सी बात पर अड़ गए। उनकी सिफारिश पर एक फौजी को नियुक्त नहीं किया गया। उन्होंने क्रोध में आकर इस्तीफे की धमकी दे डाली। उनका यह इस्तीफा स्वीकार कर लिया और इस तरह से उसे अपनी जिद्दी एवं क्रोधी स्वभाव के कारण नीचा देखना पड़ा। आगे चलिएगा, नर सुल्तान का गुणगान क्यों किया जाता है? नर सुल्तान एक राजकुमार हुआ करते थे। उसने अपनी मुसीबत के उस दिन नरवरगढ़ में काटे हुए थे। उसने वहां चौकीदार से लेकर उच्च पदों पर भी काम किया था। जब वे उस नगर को छोड़कर जाने लगे तो उसने नरवरगढ़ की भूमि को और वहां के निवासियों को के प्रति प्रेम प्रकट किया। उसकी इस उसके इसी प्रेम भावना को देखकर वहां की जनता उनसे बहुत ज्यादा खुश थी। तब से ही वहां के लोग अपने गीतों में नर सुल्तान की महिमा का गुणगान किया करते थे। आगे है, लॉर्ड कर्जन की कौन सी इच्छा उलट प्रमाणित हुई और क्यों? लॉर्ड कर्जन की हार्दिक इच्छा थी कि वे भारतवर्ष में सुशांत और निर्विरोध शासन कायम रखेंगे। वह चाहते थे कि भारत में ऐसा शासन कायम कर दूं कि आने वाले शासक को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। किंतु उसने कुछ ऐसी नीतियां बनाई जिससे उसके शासनकाल में ही भारत की जनता उसके विरुद्ध खड़ी हो गई और उसके शासन के कार्यों का विरोध शुरू हो गया। विशेषकर बंगाल विभाजन से तो सारा भारतवर्ष उसके विरोध में खड़ा हो गया था और उसने ऐसी अशांति को जन्म दिया कि उसके बाद आने वाले शासकों की नींद बिल्कुल ही हराम हो गई थी। अंतिम देखिए, इसमें से अंतिम प्रश्न देखिए, इस पाठ में लेखक ने भारतीय जनता की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया? इस पाठ में लेखक ने बताया कि भारत की जनता सदा से शांत स्वभाव वाली जनता रही है। उनके अंदर कृतज्ञता, अक्षमाशीलता, श्रद्धालुता, उसके इनके स्वभाव में ये विशेषताएं विद्यमान हैं भारतीयों के स्वभाव में। और इस तरह से भारत के लोग शासक द्वारा ढाए गए जुल्मों को शीघ्र ही भूल जाते हैं और ऐसे शासक को वो माफ भी कर देते हैं। वे ईश्वर में विश्वास रखते हैं। उन्हें विश्वास है कि वही परमपिता परमात्मा समय आने पर उनके संकटों को दूर करेगा। यदि कोई शासक उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो वे सदियों तक उसे याद भी करते हैं और उसका गुणगान भी किया करते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा, लॉर्ड कर्जन के जाने पर विषाद की जगह हर्ष क्यों था? लॉर्ड कर्जन के भारत से जाने पर सबके मन में विषाद था, दुख था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। विषाद होना चाहिए था, दुख होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि लोगों के मन में विषाद की बजाय हर्ष हुआ, यानी कि दुख की बजाय खुशी हुई। क्योंकि
लोग लॉर्ड कर्जन द्वारा जबरदस्ती किए जा लॉर्ड कर्जन ने लोगों के साथ जबरदस्ती की, क्योंकि उन्होंने बंगाल विभाजन किया। इसी की वजह से, बंगाल विभाजन की वजह से लोगों के मन में, जब वो बाहर से गए तो लोगों के मन में खुशी थी न कि दुख था, क्योंकि उन्होंने अपनी मनमानी की थी। ठीक है, आगे चलिएगा। लेखक विदाई के समय लॉर्ड कर्जन के मुख से क्या सुनना चाहता है? लेखक विदाई के समय लॉर्ड कर्जन के मुख से भारतीय महिमा की स्वीकृति के शब्द सुनना चाहता है, और वह चाहता है कि कर्जन आते जाते भारतीय उन्नति के प्रति कामना प्रकट करे और उसके प्राचीन गौरव को याद करे। ठीक है, तो ये इसमें जो परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ये मैंने आपको बता दिए। अब इसमें से आपको कुछ पूछना है?